मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि मनाली मेरा घर है और यहाँ मेरा अपना घर है। तो अक्सर मेरे माता पिता कहते हैं कि तुम वहां पे अकेली क्या करोगी, तुम हम तो सब नीचे हैं, तुम वहां पे अकेली क्यों रहती हो, तुम्हारा वहां पे अपना कौन है। तो मैं कहती हूँ कि मनाली का बच्चा बच्चा, मनाली का हर जन जन मेरा अपना है। तो दोस्तों, इस मनाली में आकर मुझे कभी भी परायापन महसूस नहीं हुआ और इसीलिए अब मैं प्रीनी में भी आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ छोटा मोटा शुरू कर रही हूँ, एक रेस्टोरेंट। दोस्तों, नवरात्रि का ये तीसरा दिन है। इस पावन तृतीय नवरात्रि पे आपको पता है पूरा देश जो है वो देवी की पूजा में लीन है। माता का अनुष्ठान हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उनके पैर धोए जा रहे हैं, उनको शालुए दिए जा रहे हैं, टीकू दिए जा रहे हैं, बिंदिया लगाई जा रही है, प्रसाद और दक्षिणा दी जा रही है। इस तरह से हर जगह नारी शक्ति की जो है पूजा हो रही है, वंदन हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आकर पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों जल्दी है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक ये हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपकी आंखों के सामने आती हैं?
अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? एक तरफ ये पुरुष हैं और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया पॉलिटिक्स के लिए। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहां एक छोटा सा गरीब मां का बच्चा जो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पर, आज वो इस धरती का, इस देश का सर्वोच्च नायक है, सर्वोच्च प्रधान है, सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। ये वो भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की। लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया। मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। मैंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिनमें से मैंने हीरो ही खत्म कर दिए। और मेरा साथ किसने दिया? मेरा साथ इस भारत की जनता ने दिया, एक एक नागरिक ने दिया, और फिर मैंने फिल्मों को सफल बनाया। फिर एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे, उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूं और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। तो मैं इस मनाली की धरती से, माता हडिम्बा की धरती से ये प्रण लेती हूं कि मैं यहां वापस आऊंगी, और आप लोग जब मुझे विजय बना के यहां वापस लाएंगे तो हम अपनी बेटियों के लिए और अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनाएंगे कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ चलेंगी और बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नया भारत है कितनी तेजी से विकास कर रहा है, कितनी तेजी से विकसित हो गया है, और हम अभी भी वही फंसे हुए हैं कांग्रेस की झमेलों में। अब ये बात गई, ये बहुत पुरानी बात है, ये कांग्रेस की बात बहुत पुरानी बात है। इनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। इन्होंने आपकी मासूमियत का और आपकी शराफत का फायदा ही उठाया है। कहां मिले आपको 1500 रुपए, कहां मिली आपको नौकरियां? इन लोगों के झांसे में मत, सारे देश ने इनसे मुंह फेर लिया है। अब आप लोग वापस उस दुनिया में मत जाइए जिस दुनिया में हमारा भारत भ्रष्टाचार से, गरीबी से और करप्शन से पूरी तरह से पीड़ित था। वापस उस जगह मत जाइए। अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। वो करप्शन की महामारी से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। कहाँ तो हम 11वें नंबर पे थे, अब हम 5वें से, 3रे से पहले नंबर की बातें कर रहे हैं। ऐसी इकोनॉमी हम बन रहे हैं। नेशनल हाईवे यहाँ पे देखिए मनाली में, क्या कितने सारे रोड्स आ गए हैं। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको शौचालय से लेकर, मकान से लेकर, गैस सिलेंडर से लेकर, पानी के कनेक्शन से लेकर, बिजली से लेकर, अरे इन्होंने तो, कांग्रेस वालों ने तो बिजली का कोयला तक खा लिया।
तो मोदी ही, तो आपने अपनी सेविका को भी पूरा मौका देना है। और ये जो लोग कहते हैं कि आती है और ढिंचक ढिंचक करती है, मैं उस बंदे को बुलाना चाहती हूँ और उसको अपनी फिल्म का मैं एक सीन दूंगी, और अगर वो मेरी फिल्म का वो सीन कर दे तो राजनीति तो क्या, मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। अगर वो मेरी फिल्म का एक सीन जो मैं उसको दूं तो अगर वो कर दे तो राजनीति तो क्या, मैं भारत छोड़ के चले जाऊंगी। कला हमें नहीं हम कला को नहीं चुनते हैं, कला हमें चुनती है। कला साक्षात सरस्वती है, सरस्वती को कोई नहीं छोड़ता, सरस्वती ही मनुष्य को छोड़ती है। तो वो मुझे क्या बताते हैं कि मैं क्या हूं, मैंने उनको चुनौती दी है। मुझे कहते हैं इसको क्या राजनीति आती है। अरे मैं पूछती हूं तुम्हारे पास क्या डिग्री है राजनीति की, मुझे दिखाओ। तुमने राजनीति में डॉक्टरेट की है क्या, क्या आता है तुम्हें, मुझे दिखाओ वो डिग्री। राजनीति एक भाव है, सेवा करने का एक भाव है, जो राजा में आ सकता है, रंग में आ सकता है, अनाड़ी में आ सकता है, भिखारी में आ सकता है, नारी में आ सकता है, बच्चे में आ सकता है। राजनीति सिर्फ एक भाव है। तो मुझ में आ गया, तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले कि मुझे राजनीति आती है कि नहीं, मुझे राजनीति आती है कि नहीं, मैं लोगों की सेवा करूंगी कि नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं। इनकी ये इच्छा पूरी की जाएगी। 4 जून के बाद में इनको डेमो दी जाएगी कि मैं कैसी राजनीति करती हूं, मुझे राजनीति आती है कि नहीं, मुझे लोगों की सेवा करनी आती है कि नहीं। इनको डेमो दिया जाएगा और ये देखेंगे और हम देखते रहेंगे, देखते ही रहेंगे। दोस्तों, मुझे जब मैं इस जगह पे आई थी तो मैंने नहीं सोचा था कि ये गांव के लोग, इस शहर के लोग मुझे अपनाएंगे या अपना समझेंगे या अपना बनाएंगे। लेकिन देखिए क्या कार्तिकेय भगवान की कृपा हुई है, क्या माता हडिम्बा की कृपा हुई है कि मेरे गांव से भी बढ़कर न जाने कितने लोग, कितने गांव मेरे साथ आकर जुड़ गए हैं। हमारे गांव सिंसा में कल हमने और मेरे पार्टी के लोगों ने, आप सब हमारे अपने ही हैं, एक छोटा भंडारा कार्तिकेय स्वामी जी के मंदिर में रखा हुआ है प्रोग्राम। तो आप लोग जो वहां आए, जिन जिन से बन पड़े, आप लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल में हमारे जो शिखर नेतृत्व है उनकी बड़ी योजनाएं हैं। उन्होंने हमें बिलासपुर में इतना बड़ा एम्स बना के दिया, आयुष्मान में हमें 5-5 लाख के फ्री के इलाज दे रहे हैं स्वास्थ्य बीमा में, उसका हिमकेयर करके भी एक्सटेंशन किया हुआ है। फिर 3 नए नाहन में, हमीरपुर में, चंबा में मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं, ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर खोल दिया है, अटल इंस्टीट्यूट शिमला में खोल दिया है। ऐसे न जाने कितने काम हो रहे हैं दोस्तों। अब उन कामों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। 400 पार का हमारा एक लक्ष्य है। 400 पार में एक मोती मंडी का भी होना चाहिए। हमें पता है कि ये भारत की जो जनता है, ये तीसरी टर्म जो है वो मोदी जी को एक इनाम के रूप में या एक भेंट के रूप में दे रही है। मोदी जी की झोली में हमें मंडी का मोती भी डालना है।